The seizure of power by armed force and the settlement of the issue by war is the central task and highest form of revolution. But while the principle remains the same for all countries, its application by the party of proletariat finds expression in various ways according to the varying conditions. यानी हथियारबंद सेना के द्वारा सत्ता पर कब्जा करना और हर मुद्दे को युद्ध से सेटल करना, यही कम्युनिस्ट क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण काम है और यही इसका सर्वश्रेष्ठ रूप भी है। देशकाल परिस्थिति के अनुसार कम्युनिस्ट क्रांति का स्वरूप चाहे बदल जाए, पर उसके मूल सिद्धांत हमेशा वही रहेंगे। ये शब्द हैं चीन के कम्युनिस्ट तानाशाह माओ त्से तुंग के, जिसके शासनकाल में 1966 से 1977 के बीच कथित कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौर में कम्युनिस्टों की सत्ता द्वारा लगभग 6.5 करोड़ लोगों की हत्या की गई। और अब इसी माओ को प्रेरणा स्रोत मान कम्युनिस्ट आतंकवादियों ने हिंसा, भय और आतंक के सहारे भारत के विरुद्ध भी एक प्रोट्रैक्टेड वॉर यानी एक लंबी जंग छेड़ रखी है। नमस्ते, आपके कुशल मंगल की कामना करते हुए मैं ऐश्वर्य पुरोहित द नैरेटिव की इस खास पॉडकास्ट सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जिसे हम आप सभी अज्ञातवश नक्सलवाद कह बैठते हैं, दरअसल वह मार्क्स, लेनिन, ग्रामशी और माओ इनकी विचारधाराओं पर आधारित एक मायावी युद्ध है। और फिर भी आपके मन में यदि इसके युद्ध होने को लेकर थोड़े बहुत डाउट्स रह गए होंगे तो संभवतः वे भी इस एपिसोड की शुरुआत में माओ के शब्द सुनकर दूर हो गए होंगे। दोस्तों, जब मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि माओवाद या कम्युनिस्ट आतंकवाद एट्रोसिटीज या अत्याचारों के विरुद्ध कमजोर लोगों की कोई गैर राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे भारत देश के विरुद्ध एक प्योर पॉलिटिको कल्चरल वॉर है, तो ये बात किन्हीं थोथे लॉजिक्स पर बेस्ड नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि उम्दा स्ट्रैटेजी और उस पर बेस्ड बेहतरीन टैक्टिक्स के दम पर जीते जाते हैं। तो जरा आप ही सोचिए कि यदि सो कॉल्ड नक्सलवाद में इस दबे कुचले लोगों की रिएक्शन होती तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें भारत में प्रोट्रैक्टेड वॉर की स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बनाने की क्या जरूरत होती। फिर पिछले एपिसोड में हमने बात भी की थी कि कैसे 1964 में सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विभाजन स्वरूप माओ में अपना आदर्श जोड़ने वाले कम्युनिस्ट धड़े ने पहले सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का रूप धरा और फिर 2004 में सीपीआई माओइस्ट का। और इसी साल यानी 2004 में इन्होंने एक रणनीतिक दस्तावेज तैयार कर भारत में कम्युनिस्ट युद्ध की अपनी रणनीतियों और हथकंडों को आकार दिया, जिस पर वे आज भी कार्य कर रहे हैं। कम्युनिस्टों का यही दस्तावेज हमारी इस पॉडकास्ट का बेस भी है और आज के एपिसोड से हम इसी डॉक्यूमेंट पर बात करना शुरू करेंगे। तो स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन नाम के इस दस्तावेज को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट ने 21 सितंबर 2004 को अडॉप्ट किया था, जिसमें भारत में प्रोट्रैक्टेड कम्युनिस्ट वॉर या कम्युनिस्टों की एक लंबी जंग के लिए रणनीतियों के साथ साथ उन पर आधारित विभिन्न टैक्टिक्स आदि पर भी डिस्कस किया गया है। अप्रोक्सीमेटली 146 या 146 पेज के इस डॉक्यूमेंट में कुल 13 चैप्टर्स यानी 13 अध्याय हैं, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला स्ट्रैटेजी और दूसरा टैक्टिक्स। पहले पार्ट में स्ट्रैटेजी से जुड़े कुल 8 चैप्टर्स हैं और बाकी के 5 चैप्टर्स टैक्टिक्स वाले पार्ट में। सबसे आखिर में सभी कम्युनिस्टों से इस डॉक्यूमेंट में डिसाइड की गई स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के अकॉर्डिंग इस कम्युनिस्ट वॉर को इंटेंसिफाई और एक्सपांड करने यानी इस कम्युनिस्ट युद्ध को और तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने का आह्वान भी किया गया है। पर आप सोचते होंगे कि डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर 150 पेज से क्या ही हो जाता है। तो इसके जवाब में इसी डॉक्यूमेंट के इंट्रोडक्शन वाले भाग में से यानी भूमिका से मैं एक लाइन आपको सुनाता हूँ। We learned from the experiences of the Russian and Chinese revolutions that we have to formulate both political and military strategy in order to carry out any revolution। मतलब ये कि हमने रूस और चीन की कम्युनिस्ट क्रांतियों से ये सीखा है कि यदि हमें भारत में कम्युनिज्म को जीत दिलानी है तो हमें राजनैतिक और सैन्य दोनों तरह की रणनीतियां बनानी होंगी। पर कैसी रणनीति और कैसे हथकंडे? तो इन आतंकवादियों के अनुसार कम्युनिस्ट युद्ध के किसी चरण में कथित सर्वहारों के मेन ब्लो यानी प्रहार की मुख्य दिशा का निर्धारण ही स्ट्रैटेजी या रणनीति है, और युद्ध के किसी विशेष चरण में सामने आने वाले उतार चढ़ावों के अनुसार कैसा व्यवहार हो या लाइन ऑफ कंडक्ट कौन सी हो, इसका डिटर्मिनेशन ही टैक्टिक है। ये टैक्टिक्स समय के अनुसार जंग के तरीके और स्वरूप या फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल के साथ साथ कम्युनिस्टों के संगठन के स्वरूप आदि को भी डील करती है। लेकिन इसका निर्धारण कैसे होता है? इसके लिए इन माओवादियों ने रूस के कम्युनिस्ट तानाशाह जोसेफ स्टालिन को मेंशन करते हुए लिखा है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू बियर इन माइंड द गाइडलाइंस गिवन बाय कॉमरेड स्टालिन
that theory should guide the program should guide the strategy, and strategy should guide the tactics. This strategy can be correctly worked out only by basing itself on the data provided by and the conclusions drawn from the theory and program of Marxism, Leninism, Maoism. मतलब ये कि हमें कॉमरेड स्टालिन की एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कम्युनिस्ट सिद्धांत ही हमारी मूल योजना को दिशा दिखाएं। मूल योजना से रणनीति तय हो और यह रणनीति ही विभिन्न हथकंडों के निर्धारण में दिशा दिखाए। हमारी रणनीति तभी अच्छी तरह अमल में लाई जा सकेगी जब यह मार्क्स, लेनिन और माओ के विचारों पर आधारित सिद्धांतों और योजना के अनुरूप डेटा और उनके निष्कर्षों पर आधारित हो। कुल मिलाकर दुनिया को कम्युनिस्ट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स पर मार्क्स, लेनिन और ग्राम्शी के सिद्धांत और माओ के प्रोट्रैक्टेड वॉर या युद्ध की योजना भारत में कम्युनिस्टों की रणनीति का निर्धारण करते हैं और इस रणनीति पर अमल करते हुए वे समय समय पर अलग अलग टैक्टिक्स या हथकंडे अपनाते रहते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार भारत में माओवादियों ने अपनी रणनीति को 2 भागों में बनाया है, पहली राजनीतिक और दूसरी सैन्य रणनीति। इसके अकॉर्डिंग कम्युनिस्ट आतंकवादियों की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का प्रधान कार्य है शत्रु और मित्र की पहचान। इसके लिए उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान सभी कथित वर्गों का विश्लेषण करने के कार्य पर जोर दिया है। इस डॉक्यूमेंट के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखा है, The political strategy of the Indian democratic revolution is to unite under the leadership of the proletariat all the motive forces, form a ally of proletariat, reliable ally of urban petty bourgeois and national bourgeois, which constitute the vast majority, almost 9/10 of the Indian population. यानी कम्युनिस्ट युद्ध के लिए सभी प्रेरक ताकतों जैसे सर्वहारों के मजबूत गठबंधन, शहरों में रहने वाले निचले पूंजीवादी और कतिपय नेशनल बुर्जुआ लोगों के विश्वसनीय गठजोड़ आदि को, जो भारत की जनसंख्या का 90% भाग है, उन्हें एक नेतृत्व के तले एक करना भारत में कम्युनिस्ट क्रांति की राजनीतिक रणनीति होगी। वहीं यदि हम इन माओवादियों की मिलिट्री स्ट्रैटेजी या सैन्य रणनीति की बात करें तो युद्ध को लंबा खींचना, बहुत लंबा खींचना उनकी महत्वपूर्ण रणनीति है, जिसे वे प्रोट्रैक्टेड वॉर कहते हैं। इस पर एक बात जो स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स से जुड़े इस माओवादी डॉक्यूमेंट में आती है वह ये कि द मिलिट्री स्ट्रेटेजी टू बी वन ऑफ प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर एज इनिशिएटेड बाय कॉमरेड माओ of establishing revolutionary base areas first in the countryside where the enemy is relatively weak and then to gradually encircle and capture the cities which are the base station of the enemy forces। यानी युद्ध को बहुत लंबा खींचने की कॉमरेड माओ द्वारा बताई गई रणनीति हमारी सैन्य रणनीति होगी। इसके लिए हमें देश के उन इलाकों में अपनी फौज के बेस या अड्डे बनाने होंगे जहां शत्रु यानी भारत सरकार अपेक्षाकृत रूप से कमजोर है। एक बार बेस बना लेने के बाद हम शहरों को घेरने और उन पर कब्जा करने को आगे बढ़ेंगे जो शत्रुओं के बेस स्टेशन है। और यदि आपने कभी गौर किया हो तो भारत में आज जहां जहां भी ये माओवादी आतंकी मजबूत है वे सभी इलाके ऐसे ही घने दुर्गम जंगलों से ढके जनजातीय क्षेत्र हैं। तो इसका मतलब ये है कि जंगलों में भी इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अड्डे बनाए हैं, न कि जनजातीय लोगों के हक के लिए, जैसा कि अक्सर आप सुनते रहते हैं। और तो और माओवादियों का ये भी मानना है कि किसी देश में कम्युनिस्ट युद्ध की इन स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स पर विश्व के बाकी देशों से खुद को अलग रखकर काम नहीं किया जा सकता और इसीलिए वे भारत के बाहर बैठी ताकतों का साथ पाने की बात भी करते हैं। कुल मिलाकर देश में एक तरफ लोगों को स्थापित सरकारों के खिलाफ लामबंद करना, उन्हें मोबिलाइज करना और दूसरी तरफ जंगलों में अपने फौजी अड्डे बनाकर देश के खिलाफ युद्ध को जितना हो सके उतना लंबा खींचना उनकी प्रधान रणनीति है, जिसमें ये आतंकवादी भारत के बाहर से भारत को तोड़ने में लगी ताकतों से भी गठबंधन कर रहे हैं। अब मुझे ये उम्मीद है कि आप एक बात तो समझ गए होंगे कि यह कम्युनिस्ट आतंकवाद शोषितों और वंचितों की आवाज नहीं है, बल्कि भारत के विरुद्ध एक अच्छी तरह सोची समझी जंग है, जिसका मकसद भारत सहित पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाना है। तो अब आगे हम पहले इस कम्युनिस्ट डॉक्यूमेंट के स्ट्रैटेजी पार्ट के चैप्टर्स पर एक एक कर बात करेंगे और फिर टैक्टिक्स वाले पार्ट के चैप्टर्स पर बात करेंगे। बट आई थिंक आज के एपिसोड में हमारी बात काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज हम अपनी बात यहीं रोकते हैं और अगले शनिवार रात 9 बजे हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के फर्स्ट चैप्टर पर, यानी पहले अध्याय पर। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्ते।